हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को करवाने जा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है? इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास सिमिलर डाटा may be facilitated and further analysis may be possible। ऑर्गेनाइजेशन का ऑफ डाटा का मतलब होता है कि जो आपके पास रॉ फॉर्म में डाटा कलेक्ट हुआ है उसको किसी सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट करना है, अरेंज करना है, ताकि उसका कोई कंपैरिजन निकाला जा सके, कंपैरिजन किया जा सके और उसके फर्दर स्टडीज़ या फर्दर एनालिसिस उसके आगे किए जा सकें। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन क्या होती है इन अकॉर्डिंग टू statistics। Classification is the process of arranging data in groups or classes according to their resemblance and affinities and give expression to the unity of the attributes that may exist amongst a diversity of individuals। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आपकी क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं +1 के, ठीक है जी। तो उसको अगर हमने और क्लासीफाई करना है मैं कि कॉमर्स के अलग करो, नॉन मेड के अलग करो, मेडिकल के अलग करो, ठीक है जी। और फिर उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ के अलग स्टूडेंट्स करो, और ये क्या है जिसको हम आर्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो इन सब को अलग अलग करके बच्चे को, स्टूडेंट्स को डालना, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और आगे फिर उसके बॉयज़ एंड गर्ल्स में बांटा जा सकता है फर्दर क्लासीफाई करने के लिए सबको। तो ये क्या हो गया? ये एक रिजेंबलेंस वाली जो चीज़ें हैं वो अलग करते जा रहे हैं, बॉयज़ अलग, वो भी कॉमर्स के, ये बॉयज़ और ये फिर अगेन बॉयज़। तो ये डाटा से पता चलेगा आपको कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से बॉयज़ कितने हैं और ये गर्ल्स एंड अगेन गर्ल्स। तो इससे कोई हम रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाला जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पहली बात ये एक सिंपल और ब्रीफनेस आ जाती है डाटा में, ताकि उसको ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इसकी यूटिलिटी है, इससे कोई उपयोगिता है, क्योंकि इससे अब कोई रिजल्ट निकाला जा सकता है, कुछ एनालिसिस किए जा सकते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है उनको हमने उनके फीचर्स के अकॉर्डिंगली बांट दिया है, तो अब ये ईजी रहेगा, अलग होना ठीक रहेगा। अब उनसे कोई एनालिसिस कर पाएंगे हम। कंपेयर करना बहुत आसान है कि कॉमर्स में कितने बॉयज़ हैं, नॉन मैड में कितने हैं, मैड में कितने हैं और ह्यूमैनिटीज़ में कितने हैं। साइंटिफिक अरेंजमेंट है, ये लॉजिकली और साइंटिफिकली भी ठीक है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, ये अट्रैक्टिव और इफेक्टिव भी लगता है इसको प्रेजेंट करना। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, ये कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं विस्तार पूर्वक होना चाहिए, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। क्लैरिटी होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, सूटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड इलास्टिक। क्लैरिटी का मतलब पूरा क्लियर है, कोई एम्बिगियसनेस नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। होमोजेनिटी, सारे एक ही क्लास के बच्चे हैं तो उनको हमने क्लासीफाई किया। सूटेबिलिटी के हिसाब से कि अगर हमें आगे और फर्दर क्लासीफाई करना है, रूरल या अर्बन, तो वो भी हम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, इस तरीके का डाटा हम हर क्लास के लिए बना सकते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ द डाटा भी रहती है और क्लासिफिकेशन भी ये स्टेबल ही रहेगा। और फिर आगे एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ कंपैरिजन करना हो, या यदि एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपैरिजन करना हो तो ठीक रहेगा। इलास्टिक क्या, हम चाहें तो इसमें कोई चीज़ें इंक्लूड और भी करनी चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि आगे फिर कर लो, रूरल और अर्बन में बांटा जा सकता है सभी को, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब कि क्लासिफिकेशन को हम किस बेसिस पे अलग अलग कर सकते हैं। पहला है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, फिर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के आगे दो पार्ट्स हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, सिंपल एंड मैनीफोल्ड, और उसके बाद क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डाटा। फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी मतलब आप समझ गए हो ना कि लोकेशन या एरिया वाइज। मैं यहाँ एग्जांपल लिया है अलग अलग स्टेट्स की, पंजाब, हरियाणा, यूपी। नंबर ऑफ आइटम्स है 30, फर्म्स 30, 20, 25। तो ये कोई एक एग्जांपल के रूप में बताया कि हम इसको ज्योग्राफिकली क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास प्रेजेंट फिगर्स हैं। अब हम बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल बेसिस होता है टाइम के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल 2010, 2011, 2012 के बेसिस पे अगर सेल्स का डाटा लिया है 80 लाख, 90 लाख और 95 लाख रिस्पेक्टिवली, तो ये हमारा क्या आ गया, क्रोनोलॉजिकल। उसके बाद क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इट्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ द डाटा, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पॉपुलेशन। राइट स्टूडेंट्स,
चलिए उसके बाद हम अब आगे डिस्कस करते हैं कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन आगे दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, दूसरा है मैनीफोल्ड। सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब है इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिकोटोमी, मतलब मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी, रूरल या अर्बन, किसी दो तरीके से अर्बन, किसी दो तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसको ज़्यादा आगे कॉम्प्लिकेट या बहुत ज़्यादा इसके सब पार्ट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द डाटा इन्वॉल्व मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, उसमें पहला क्या आएगा स्किल्ड और दूसरा अनस्किल्ड। स्किल्ड में फिर आगे मैंने कर दिया उसको लिटरेट इलिटरेट, अनस्किल्ड में भी लिटरेट इलिटरेट, मतलब उनके आगे फीचर्स को हम और आगे क्लासीफाई करते जाते हैं, तो इसको बोलेंगे मैनीफोल्ड कि उसको आगे और सब पार्ट्स में बांटा जा सकता है। फोर्थ क्लासिफिकेशन का टाइप है क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। सो डाटा अकॉर्डिंग टू द क्लास और ग्रुप्स आर, जो बेसिस के पे हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में डाल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे क्वांटिटेटिव। तो न्यूमेरिकल फिगर्स के हिसाब से 0 से 10 लेने वाले 5 स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल 10 से 20 लेने वाले 10 स्टूडेंट हैं, और 20 से 30 मार्क्स लेने वाले 15 स्टूडेंट। ये क्या होता है क्वांटिटेटिव डाटा क्लासिफिकेशन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेरिएबल। सो कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। अ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैपेबल है मेजर करने के लिए और चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से, तो जिसका नाम ही वेरिएबल है, तो इट इज वेरिंग, वो चेंज होता रहेगा। तो चेंज होता, वेरिंग से ही वेरिएबल बना है, तो ये चेंज होता रहेगा। डिस्क्रीट वेरिएबल are those variables that increase in jumps or complete numbers. For example 1 2 3 या 5 10 15 etc. इस तरीके से जो जंप करेंगे और उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी नोट की जाएगी, तो वो क्या होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। उसके बाद कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। सो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स दैट अज्यूम्स अ रेंज ऑफ वैल्यू और इंक्रीज नॉट इन जंप्स बट कॉन्टिन्यूस और इन फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद है रॉ डाटा। A mass of data in its crude form is called raw data. It is an unorganized mass of the various item. It is an unorganized mass, मतलब कि एक रैंडम हमने जो डाटा इकट्ठा किया था या किसी तरीके से डाटा इकट्ठा किया था, वो रॉ फॉर्म में मेरे पास पड़ा है, उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं, ठीक है जी। तो उससे अगर जैसे कोई निष्कर्ष निकालना है, कोई एनालिसिस करना है, तो उस रॉ डाटा से को ही हम क्लासीफाई करके उसको ठीक करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं रॉ डाटा। सो कन्वर्जन कैसे की जा सकती है, उसको स्टैटिस्टिकल सीरीज में क्लासेस आर मेड कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ द वेरिएबल्स इंक्लूडेड इन द स्टडी एंड द रेंज ऑफ द वैल्यू दैट द वेरिएबल स्टैंड्स टू अज्यूम। सो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या है, पहली टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज जिसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो है इंडिविजुअल सीरीज, आर दो सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली इधर इन सीरियल नंबर और असेंडिंग और डिसेंडिंग। फॉर एग्जांपल ये फिगर है 2 1 2 3 4 5 6 17 18 19 20 21, ये सिंपल जो फिगर्स हैं इसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी सीरीज में हमारा आता है डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आगे एक्सप्लेन करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसके साथ जो एसोसिएटेड हैं 2-3 पॉइंट्स उसको मैं क्लियर करूंगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकरिंग इन दैट सीरीज, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद क्लास फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। वो कितनी बार वो उस रेंज में कितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, तो जैसे सपोज करो 5 से 10 में 12 आइटम्स आती हैं, तो ये क्या है, ये है क्लास फ्रीक्वेंसी और ये है फ्रीक्वेंसी। तो टेली बार एवरी टाइम एन आइटम अकर, टेली बार इज मार्क्ड अगेंस्ट दैट आइटम। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 0 से 10 में मुझे चूज़ करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वें के लिए आ जाएगा ये, और इस तरीके से आगे 10 और 20 के बीच का बनाना 1 2 3 4, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये टेली बार कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, ये जो क्रॉस करके मैंने डायगोनली लाइन लगाई है ये 5वां पॉइंट होता है। ओके जी, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम आर क्लियरली शोन। मार्क्स और स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी जिसको बोलेंगे ये एक्स है और ये एफ आ जाएगा, 11 12 13 14 3 8 9 12, तो ये हमारा क्या हो गया डिस्क्रीट सीरीज, ये इसका नीचे टोटल आ गया। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज दैट सीरीज in which items cannot be exactly measured. The items assume
अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड आर प्लेस्ड विद इन द रेंज ऑफ दैट लिमिट। मतलब 10 से 20 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 20 से 30 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 से 40 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, किस तरीके की होती हैं। पहला है एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरा इंक्लूसिव सीरीज, तीसरा ओपन एंड सीरीज, चौथा क्यूमुलेटिव सीरीज, पांचवा मिड वैल्यू सीरीज। चलिए अब हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सक्लूसिव सीरीज की। एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अपर लिमिट। तो 10 से 15 में कितने मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 से 20 वाले और 20 से 25 वाले। तो ये इसमें अपर है, मतलब 15 अगर फॉल करेगा तो वो इसमें नहीं आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। और अगर 20 है तो 20 इस क्लास में आएगा, नेक्स्ट क्लास में। तो इंक्लूसिव सीरीज क्या है, इज दैट सीरीज इन विच it includes all item up to its upper limit। तो इसमें 10 से 14, तो 14 इसमें फॉल करेगा, 19 इसी में फॉल करेगा, 24 इसी में फॉल करेगा। इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है जी, तो कहने का मतलब इसको हम कैसे आगे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू सीरीज बनाना तो क्या करेंगे, तो वी फर्स्ट ऑफ फाइंड द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो अपर और उसके बीच का कितना डिफरेंस है, 1। सो हाफ द डिफरेंस इज एडेड। तो उसके डिफरेंस में क्या करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 2 करके ये हाफ आ गया ना, क्वाइट ऑब्वियस। तो हाफ द डिफरेंस इज एडेड टू द अपर लिमिट एंड हाफ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट। तो हर क्लास में हम क्या करेंगे, अब ये 9.5 और ये 14.5, 14.5 और 19.5, मतलब हर क्लास इंटरवल में हम आधा पॉइंट लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, और ये क्या बन जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम बात करते हैं ओपन एंड सीरीज का मतलब क्या होता है। ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, और यहाँ सिर्फ ये नहीं होगा, या दोनों में ऊपर और नीचे वाले नहीं होंगे, एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। मतलब ये वाला 0 से 5, फॉर एग्जांपल हमें तो 0 से 5 होता ना, पर यहाँ नहीं बताया कि बिलो वाले कितने हैं, 2 है, 3 है, 1 है, और यहाँ अबव नहीं बताया कि 30 है, 21 है, 27 है, पर ये पता है 20 एंड अबव, और बिलो है 5। तो अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़, या नीचे वाला एंड या बिलो वाला एंड, ये नहीं गिवन है हमें, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन एंड सीरीज बोलते हैं उसको। राइट स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इज दैट सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर कॉन्टिन्यूसली एडेड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। क्यूमुलेटिव सीरीज में हम क्या करते हैं, एक क्लास इंटरवल हमें गिवन है, उसकी सीरीज को हम ऐड करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 5 में आ रहे 3 और CF ये 3 आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और 10 से 15, 3 + 8 कितना हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा। और उसके बाद 15 से 20 में ये 11 + 9 20 आ जाएगा, और ये 20 + 4 24 आ जाएगा, और 24 + 4 28 आ जाएगा। तो ये आपके क्या बन गया, क्यूमुलेटिव सीरीज। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम आगे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, पहला लेस देन और मोर देन। लेस देन में क्लास इंटरवल बनेगी लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 3। इसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो पहले तो उसके प्रीवियस तो 0 था, और ये 3 फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली हमने। ठीक है, उसके बाद 10 से 15 में 3 ये टोटल है, और +8 ये वाला, ये 11 आ गया। फिर 11 में ये 9 ऐड कर लिए, फिर 9 में 20 में फिर 4 और ऐड कर लिए, फिर 24 में 4 और ऐड कर लिए। मार्क्स क्या है, 5 के 28, क्योंकि वो मोर देन 5 कह रहे हैं ना, तो सारे तो इसी में ही आएंगे ना। अब उसके बाद यहाँ से एक एक करके माइनस करते हो। 10 में ऊपर वाली सीरीज पॉइंट है जो 93, वो माइनस कर दीजिए, 25 रह जाएगा। फिर 25 में से 8 माइनस कर दीजिए, फिर अगली सीरीज़ में 9 माइनस कर दीजिए, और अगली सीरीज़ के लिए 4 और माइनस कर दिए। इसी तरीके से आपके सारे वो कैलकुलेट हो जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, आर दोज सीरीज इन विच वी हैव ओनली मिड वैल्यूज एंड
ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसको क्लास इंटरवल में कैसे बांटा जा सकता है, हमें इनका गैप ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका गैप कितना है, इनका गैप है 10। गैप कितना आएगा बेटा क्लास में 10, और द गैप इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 5। ठीक है जी। तो लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, 5 माइनस हो जाएगा और 5 प्लस हो जाएगा फॉर अपर लिमिट के लिए, और बीच वाला जो मिड वैल्यू है वो ये था। तो इस क्लास में क्या बना, वो बना 0 से 10 और फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 30 से 40, 40, और 40 से ये आ जाएगा 50। तो ये 5, ये 15, ये 25, ये 35 और ये 45। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से। बाकी फ्रीक्वेंसी तो उसके आगे फिर वही 6, 5, 11, 9, 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, समझ लग गया। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप मेरी अगली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, देखते रहे मेरे चैनल को, वीडियोस को, और मैं लगातार आपको चैप्टर्स कराता रहूँगा। थैंक यू।